सर्वेषु दासी करणेषु मन्त्री भोजेषु माता शयनेषु रम्भा रूपे च लक्ष्मी क्षमया धरित्री ये स्त्री। नमस्कार, आप सुन रहे वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। जागतिक महिला दिन के अवसर पे एक विशेष प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, स्त्री ध्वनि सीजन 3 आवाज बुलंद महिलाओं की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम मिलेंगे ऋचा गोस्वामी जी को, जो एक सीनियर मैनेजर हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर है सांब्रा एयरपोर्ट पे। ग्रीन सेवियर के साथ जुड़ी हुई है। ओल्ड एज होम में जाना इनको पसंद है, ये उनकी खासियत है। तो ऋचा जी से बात हम करेंगे और उनकी जो जर्नी है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेणुध्वनि की स्टूडियो में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मुझे बताइए कि आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, प्रॉपर कहाँ से है, सब कुछ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आई एम ऑल्सो glad and excited too. Hello everyone, I am Richa Goswami. I work as air traffic controller. और ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब दुनिया सो रही होती है तब भी कुछ आवाजें जाग रही होती हैं। रेडार की बीप, हेडसेट की कॉल और साइलेंट प्रॉमिस कि हर फ्लाइट सेफली घर पहुंचे। जब एक फ्लाइट सेफ लैंड करती है तो हर एक पायलट का न्यू बर्थ होता है। उसी के साथ एक ATC भी राहत की सांस लेता है। कोई क्लैपिंग तो नहीं मिलती हम लोगों को बिकॉज इट्स अ जॉब, पर एक साइलेंट सेटिस्फेक्शन होता है और ये ही रियल सक्सेस है। क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि हजारों लोगों को घर वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना है। अगर हम सभी याद करें तो ऑलमोस्ट सभी लोग बचपन में घर की छत से ऊपर एरोप्लेन को उड़ते देखते थे तो सोचते थे कि ये कैसे उड़ता होगा। स्काई में तो रोड्स भी नहीं होते हैं, क्या रास्ता फॉलो करता होगा, इसको कौन रास्ता दिखाता होगा। मेरे मन में भी ये सब क्वेश्चंस उठते थे, पर कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इन सभी एरोप्लेन्स को रास्ता दिखा पाऊंगी। किसी फ्लाइट का नाम आते ही हम सभी के माइंड में ब्यूटीफुल एयर होस्टेस एंड पायलट्स ही आते हैं। कभी ATC टावर में बैठा हुआ वो कंट्रोलर नहीं, जो कि एक साथ ना जाने कितनी फ्लाइट्स को रास्ता दिखा रहा होता है। पायलट एक टाइम पर एक फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर at the same time we the air traffic controllers are controlling and guiding more than 20 to 30 flights while on channel। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में अब बताना चाहूंगी आपको। जैसे आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। सपना अगर बड़ा हो तो पहला स्ट्रगल घर से ही शुरू होता है। घर छोटा था, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो ओवरनाइट स्टडीज करने के लिए प्रॉपर सोर्सेज एंड प्लेस के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती थी। जब ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन की बात आई तो फिर हर्डल घर वाले स्ट्रिक्टली बोल रहे थे कि BSc ही कर लो, सब लोग बीटेक तो नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। बट मैं डटी रही। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, बस मन में ये दृढ़ विश्वास और जिद थी कि करना है तो बीटेक ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तभी मैं अपनी फैमिली और फ्यूचर को बदल सकती हूँ अगर मैंने बीटेक किया। काफी स्ट्रगल हुआ, पर जब आप किसी बात पर डटे रहते हो, जब पूरी दुनिया को इम्पॉसिबल लगता है कुछ, पर छोटी सी एक उम्मीद की लॉ है जो तुमको अंदर से लगातार ताकत देती रहती है, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं वो ही आपके स्ट्रगल, आपकी जर्नी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। सो एंड दिस वे आई गॉट माई ओन वेज। माई फैमिली, friends and teachers helped me in this journey and I completed my BTech with electronics and communication branch with first division। But life में hurdles कभी खत्म नहीं होते हैं। पास आउट करने के बाद जो पीरियड था वो रिसेशन पीरियड चल रहा था। It was really hard to get any job। So initially I worked as lecturer in medical correction in Modi Engineering College। इसके साथ अपने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन भी मैं करती रही। स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत पेनफुल एंड फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है, पर हम सब नहीं समझ पाते उस टाइम पे कि ये जो पेन है, ये पेन ही हमें गढ़ रहा होता है, हमें निखार रहा होता है, हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। तो फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एट IG एयरपोर्ट। अच्छा, यानी कि काफ़ी उतार चढ़ाव रहे आपके जीवन में। जैसे आपने बताया कि शुरुआत में घर से थोड़ी दिक्कत थी पढ़ाई के लिए
और उनकी इच्छा कुछ और थी, आपने कुछ और किया। तो ऋचा जी, कैसे होता है ना कि जब भी हमें घर वाले ऐसे अपोज करते हैं और हम कुछ दूसरे रास्ते पे चलते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहता है। हाँ जी। तो वो कंप्लीट करने के लिए जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है या फिर जो भी किसी का सपोर्ट चाहिए रहता है या फिर किसी से इंस्पायर हो गए हम, ऐसे कुछ तो हमारी लाइफ में होते रहता है। ऐसे कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में? मैं सिचुएशंस तो पहला सिचुएशंस मैं यही बोलूँगी, सबसे जो मेरा मोटिवेशन था वो मेरे फ्रेंड सर्कल ही रहे। अच्छा। क्योंकि वहीं से मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग बीएस, अब आप ग्रेजुएशन बीएससी के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सबको माइंड में रहता है, बट उसके अलावा उस टाइम पे था कि आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। ओके। तो वहाँ से मेरे को फर्स्ट किक मिला कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करना है, टेक्निकल लाइन में जाना है, प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, तो उसके बाद मैं एक बेटर फ्यूचर चुन सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स जो थे उनसे मुझे पहला मोटिवेशन मिला, और उसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे टीचर्स ने सबने मुझे सपोर्ट किया हर जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी। टेक्निकली और मुझे फाइनेंशियली भी कई बार उन्होंने बहुत हेल्प किया और इमोशनली भी सपोर्ट किया, तो वो मेरी जर्नी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने जैसे बताया कि फाइनली आपका एटीसी में सिलेक्शन हो गया, पर वो जो दिन था, वो दिन आने तक मतलब कितने सारे चैलेंजेस आपने फेस किए? मैम उसके बीच की जो जर्नी है वो मैं शॉर्ट में कितना भी बताऊं, पर जो वो पेन था वो बहुत लंबा था, और उस टाइम पे सच में हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कॉलेज फिनिश हो गया, फर्स्ट डिवीज़न से हुआ, पूरे टाइम आई वाज लाइक अ टॉपर, बट अनलकीली उस टाइम पे रिसेशन था, तो हमारा जॉब्स हम उतना सिलेक्शन में के लिए बैठ नहीं पा रहे थे किसी भी कंपनीज में। कंपनीज नहीं ले रहे थे उस टाइम तो, और फैमिली की सिचुएशन वो थी कि समहाउ आई मैनेज टू डू बीटेक, बट मुझे जॉब करना ही था। तो मैंने ऑल ऑफ अ सडन जस्ट आफ्टर माय बीटेक मैंने एज अ लेक्चरर, इसीलिए मैं मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया कि कुछ इनकम होती रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ जॉब घर पे बैठकर अपनी किसी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकती थी। अच्छा। तो और प्राइवेट जॉब में ऑप्शंस थे नहीं उस टाइम पे अवेलेबल, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट रखा। तो वो जो पीरियड होता था, क्योंकि जब आप एज अ लेक्चर उस टाइम ज्वाइन कर रहे थे और रिसेशन भी था, तो वो सैलरी भी बहुत ही कम होती थी, उसमें खुद का सर्वाइव करना है। इनफैक्ट मुझे उसमें बहुत छोटा अमाउंट अपने लिए रखना होता था और बाकी अमाउंट मैं पूरा का पूरा घर पे देती थी, और वो फाइनेंशियली मुझे उसमें भी अपने घर को भी सपोर्ट करना होता था और खुद को मेंटली स्ट्रांग भी करना था, और उस सब के साथ टाइम निकाल के पढ़ाई भी करनी थी कि मुझे, लेकिन हाँ मेरे माइंड में एक ये हमेशा था कि ठीक है मुझे बस क्रैक करना है, मुझे एग्जाम क्रैक करना है। जैसे ही मैं डाउन होती थी फिर माइंड में आता था नहीं कोई बात नहीं, आई हैव टू डू इट। तो बस माइंड में वो रहता था और मैं बस लगी हुई थी। हमें जो सैटरडे संडे ही होता था कॉलेज के टाइम पे, तो उसमें मैं और भी ज़्यादा स्टडी करती थी कि बस मेरा जो है गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए और मेरा किसी अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो जाए। अच्छा। तो मैंने इतने शॉर्ट में कहा है, बट ये जर्नी बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है, पेनफुल होती है, मैंने पहले भी यही बताया, बट ये कि हमें बहुत कुछ सिखा जाती है ये, और ये भी दिखा देती है कि रियल में सच में हमें कौन सपोर्ट करता है, या कौन हमारे फ्रेंड्स हैं, या फैमिली मेंबर्स में कौन हमारे सच में सपोर्टर्स हैं। हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं इस पेनफुल जर्नी से, ये मैंने सीखा। तो यही चैलेंजेस भी थे मेरे। बिल्कुल। तो आपके घर में कौन कौन था तब? मैम हम लोग 5 भाई बहन हैं। ओके। तो एंड मैं सेकंड नंबर की हूँ, एंड पापा का प्राइवेट जॉब ही रहा तो बहुत अच्छा, कभी स्टेबल नहीं हो पाया, तो उस वजह से कभी बहुत अच्छा सोर्सेज नहीं मिले, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था हमारे लिए। उस टाइम पे उस चीज़ में बीटेक को चूज़ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा था कि डिसीजन के ये होगा नहीं होगा। सिर्फ इसी वजह से मेरे पेरेंट्स मना कर रहे थे कि हम लोग नहीं करा पाएंगे, अदरवाइज कभी हमें उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की है। हम लोग हमेशा फ्री रहे हैं, जो करना है, जो सीखना है, जैसे करना है। हमें कोई किसी भी तरह की बाउंडेशन घर में किसी भी बच्चे को नहीं रही है हमें, इसीलिए हम शायद अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग है मे बी उस वजह से ही मैं ये डिसीजन भी ले पाई, जिद भी कर पाई कि मुझे बीटेक ही करना है। अच्छा। नहीं तो ये था कि नहीं हम लोग फाइनेंशियली नहीं करा पाएंगे तुम्हें बीटेक। लेकिन जब मैं उस चीज़ को फॉलो करती रही और मैं खुद रास्ते ढूंढने निकल गई कि फ्रेंड्स के थ्रू या मेरे टीचर्स के थ्रू मैं ढूंढ रही थी, और उन्हें लगा कि मैं उसी चीज़ पे डटी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं फाइनली जब मेरा बीटेक एंट्रेंस में सिलेक्शन हुआ तो मेरे घर वालों ने फिर कहीं ना कहीं से उधार लेके और वो अरेंज किया, और उन्होंने ही पूरा सपोर्ट करके मेरी फीस वगैरह और मेरा एडमिशन कराया।
तो ये था वो एक छोटा सा पार्ट। अच्छा, तो दिल्ली से है आप? दिल्ली में कहाँ से? मैम दिल्ली में एक्चुअली मैं आईजे एयरपोर्ट पे रही हूँ 11 ईयर्स। आफ्टर 2010 आई जॉइंड एआई। ओके। अदरवाइज मेरा घर गाजियाबाद में है, मेरे पेरेंट्स गाजियाबाद से हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा। तो गाजियाबाद मतलब कैसे तालुका प्लेस कह सकते हैं या फिर अच्छा शहर है? सिटी है मैम, ये सिटी है, सिटी है। गाजियाबाद इज अ सिटी। अच्छा, तो ऋचा जी इतने सारे आसपास प्रॉब्लम और उसमें एक आशा की किरण जो हम कहते हैं, वो क्या थी आपके लिए? मैम इसमें आशा की किरण एक्चुअली मुझे वही मैं बोलूँगी कि इनिशियली अगर मैं देखूँ तो हर तरफ से ना रास्ते बंद ही नज़र आ रहे थे और बहुत इजी था मेरे लिए गिव अप कर देना कि यार ठीक है सब बीएससी करते हैं, बीएससी करके मैं कोई भी कॉलेज में एज अ टीचर ज्वाइन कर सकती, प्रोफेसर की तरह जा सकती हूँ। बट उसमें मुझे अंदर से नहीं आ रहा था कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ टेक्निकल लाइन में ही जाना है, कुछ प्रोफेशनल ही करना है। तो मेरा मन नहीं था कि नहीं मुझे बीएससी करना है, तो मेरे को वो अंदर से ही था कि नहीं मुझे बीटेक ही करना है। अदरवाइज बाहर से ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं एक चीज़ ये यहाँ पे जो मुझे याद आ रही है कि मेरे जो दादाजी थे, हम उन्हें बाबा बोलते थे, वो मुझे हमेशा से मोटिवेट करते थे कि हमेशा मुझे कहानी सुनाते रहते थे कि आईएएस बनने के लिए 18 आवर्स पढ़ना होता है, पायलट बनने के लिए ये करना होता है। तो मेरे माइंड में वहाँ से जो एक इनिशियल आप कह सकते हैं मोटिवेशन आया, वो मेरे दादाजी के वहाँ से एक फर्स्ट इग्निशन आप कहो तो वो मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद जो मेरा मेन सपोर्ट रहे वो मेरे फ्रेंड्स पहले रहे। फिर जब मेरा उनका लगा कि नहीं अब ये नहीं मानने वाली है, तो मेरी फैमिली को मेरे साथ होना पड़ा। अच्छा। हाँ जी। करेक्ट। बट फिर भी ऋचा जी इतने सारे प्रॉब्लम्स और उसमें बाद में फिर सपोर्ट सबका मिलना, और आपकी एज वो भी मेरे ख्याल से एक 19-20 या 20+ रहेगी कॉलेज करते समय या फिर ये सभी डिसीजन लेते समय। तो वो एज में इतनी मैच्योरिटी कैसे? मैम वो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी शायद कि घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि मुझे इन सबको ऊपर लेके जाना है। इस सिचुएशन में ना मैं इनको रहने देना चाहती हूँ और ना मैं खुद ऐसे सरवाइव करना चाहती हूँ। मुझे एक कॉमन लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एंड इनफैक्ट अपने सोशल एस्पेक्ट में मुझे कुछ अलग करना है। इनफैक्ट उस टाइम से ही मैं अपनी फ्रेंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उससे डिस्कस करती थी कि हम बाद में एक एनजीओ खोलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, और इस तरह की हमारी टॉक्स रहते थे जब मैं 10th क्लास में थी। अच्छा। तो मेरा ये था माइंड में कि मुझे कुछ अलग बेहतर फ्यूचर पहले अपना, अपनी फैमिली का, एंड आफ्टर दैट मुझे कुछ सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करना है। ये था मेरे मन में पहले से ही। अरे वाह। मतलब ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जिनको ये एज में इतनी अच्छी मैच्योरिटी आती है, और उसके लिए हमारा सराउंडिंग भी अच्छा रहना चाहिए। ऐसे हम काफ़ी बार सोचते हैं, मतलब कि हमारा फ्रेंड सर्कल भी एक अच्छी राह दिखाने वाला रहना चाहिए। आजकल के बच्चे अगर देखें तो उन पे इतना भरोसा नहीं कर सकते हम। ऐसे है तो आपको गॉड्स गिफ्ट मिला। हाँ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा, वही मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि हर स्टेज पे, स्कूल से लेके कॉलेज लाइफ तक, जो मेरे फैमिली से भी जो मेरे पहले सपोर्टर रहे, मेरे फ्रेंड्स रहे, जिन्होंने मुझे सबसे पहले मेंटली मुझे बहुत हेल्प की, सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया, और कई बार उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। मेरे पास कुछ बुक्स, सारी बुक्स लेने के पैसे भी नहीं होते थे, तो मैं उनकी बुक्स बोरो करती थी, उससे मैं पढ़ती थी कि भाई आज मैं ये केमिस्ट्री फिनिश कर लूंगी, तुम जो एक अभी आज फिजिक्स कर लेना। तो इस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मेरे बीटेक टाइम में भी मेरे को 1 या 2 फ्रेंड्स भगवान हमेशा देता रहा जो मुझे सपोर्ट करते रहे। हमेशा मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिलते रहे, मेरी जर्नी में रहे। तो इसीलिए मैंने पहले फैमिली से भी पहले मैंने अपने उन फ्रेंड्स को बोला है कि वो हमेशा मेरी जर्नी का इम्पोर्टेंट पार्ट रहे। और उसके बाद मुझे ऐसे टीचर्स भी मिले जो, क्योंकि मुझ पे मेरा जो एक आफ्टर माय 12th क्लास 1 साल का ड्रॉप था मेरा, तो उस टाइम पे लोगों ने किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए, बट वो भी मेरे पास ज्वाइन करने का अमाउंट घर से नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए भी मैंने स्ट्रगल था कि अब क्या करें, कैसे करें, नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम पे जो हमारे जो टीचर मिले थे, वो सबसे, वो वहाँ का माना हुआ था गाजियाबाद का, आशादीप ट्यूटोरियल्स। अब तो वो सर हैं भी नहीं, मैं उनसे मिल भी नहीं पाई, बट उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया कि नहीं इनको, इसको है, पता नहीं क्यों, जबकि उनके पास इतने सारे बच्चे थे, इतनी भीड़ रहती थी। बट मेरे फादर उनसे सिर्फ एक बार मिले और उन्होंने बताया मेरे बारे में, और उन्होंने कहा कि हम इससे फीस नहीं लेंगे। अच्छा। अरे वाह। तो मेरी जर्नी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए पहले मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, देन मेरे फैमिली।
तो ये जो ATC जो आपने बताया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जॉब, ये जॉब करने का थॉट्स या फिर ये ख्याल आपके मन में कैसे आया, या फिर ये फील्ड में हम जाए? मैम इसका मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि आज भी थोड़ा बहुत तो लोग जान गए हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बारे में, बिकॉज ऑफ आई थिंक सोशल मीडिया। बट जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम पे सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। Correct. और ऑनेस्टली मुझे भी ठीक से पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये क्या जॉब मुझे करना है। Okay. बस थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि आई हैव टू डू दीज टेक्निकल ड्यूटीज़, फ्लाइट प्लान्स होते हैं, ये चेक करना है और पायलट्स को गाइड करते हैं, बट एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो सब आइडिया नहीं था। ओके। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया था, मेरे लिए एक ये था कि ये गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म है, लाइक ISRO, DRDO एज अ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंने फाइल किया था। अच्छा। हाँ जी। इनफैक्ट उसमें भी मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मुझे इसके 2 फॉर्म्स निकले थे। एक था कि CNS में जाना है, कम्युनिकेशन जो बोलते हैं हम, और दूसरा डिपार्टमेंट था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ओके। और मेरे को एक ही का फॉर्म भरने के पैसे थे। तो हाँ जी, वो भी 150 रुपीज़ था उस टाइम पे एक का। मैंने सिर्फ ATC का रैंडमली, ठीक है मैं ATC में जाऊंगी, मुझे क्योंकि EC वाले से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में ही जाना है, तो मैंने ATC का फॉर्म भर दिया। तो ये गॉड ने चूज़ किया था, आई थिंक मैंने नहीं चूज़ किया। बट हाँ, फैंटेसी तो मुझे लगता है हम सभी की कहीं ना कहीं एविएशन में बचपन से ही रहती है। जब हम एयरक्राफ्ट को उड़ते देखते हैं तो माइंड में सबके आता है यार ये एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता होगा, कौन है, फिर लेकिन हम उसको भूल जाते हैं अपनी लाइफ में इधर उधर। बट कहीं ना कहीं मेरे, जब मैं बसेस से जाती थी, दिल्ली आ रही हूँ तो कभी देखती थी एयरपोर्ट के लिए साइनेज लगा रहता था, IJ एयरपोर्ट, तो मैं सोचती थी यार क्या मैं कभी IJ एयरपोर्ट जाऊंगी। तो जब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था और कभी कभी मैं वीकली कोचिंग्स भी जाती थी, तो कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स के लिए, तो उस टाइम पे था कि क्या मैं कभी जाऊंगी, बट मुझे नहीं पता था कि मैं एविएशन में जा पाऊंगी। तो ये मुझे लगता है सारा गॉड का ही प्लान था, तो वही था। अच्छा, तो इसका जो मतलब ये ATC होने के लिए जो भी पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर जो भी एग्जाम देने पड़ते हैं, उसके लिए आपने कितना समय लिया? मैम वो मेरा जो है, जो मैं PSUs की प्रिपरेशन कर रही थी अपना सेल्फ स्टडीज से और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मटेरियल्स वगैरह से, तो उसी के थ्रू हो गया था। बेसिकली इसके लिए क्या है, आपको क्राइटेरिया 2 या 3 साल में चेंज होता रहता है, हमारी साइट पे अपडेटेड रहता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पे। तो उस टाइम पे क्या था, आपका अभी भी है कि ग्रेजुएशन ये मांगते हैं, बट फिजिक्स और मैथ्स से होना चाहिए। ओके। हाँ जी। तो क्राइटेरिया ये था। पहले था कि गेट वाले ही लेते हैं, उससे पहले हुआ था कि ये लोग मास्टर्स ले रहे थे, बट मैंडेटरी इज फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए आपका। अच्छा। तो मेरे टाइम पे था कि ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स। तो मैं बीटेक किया था, तो वो फिट हो रहा था, क्योंकि उसमें था कि BTech/BSc बट फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए कंपलसरी। तो मैंने कुछ अलग से इसके लिए नहीं किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। ऑल PSUs के जो होते हैं सब सेम, इसका भी वही पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, इंग्लिश और बाकी आपका जो टेक्निकल पोर्शन होता है सारा सेम ही है इसका। तो इसका जब रिजल्ट आया वो मोमेंट कैसा था? इसका जो रिजल्ट आया मैम, मैं अपनी जॉब में थी एज अ लेक्चरर, मैंने आपको बताया मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, और शाम का टाइम था। मैंने बस नेट पे अपने फ्रेंड्स के साथ देखा कि यार चेक कर लेते हैं। उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि जब आप हार रहे होते हो तो हार ही रहे होते हो, बट वो अचानक से देखा कि मेरा रोल नंबर था उसमें। आई वाज लाइक, मैं जंप किया और मैंने सबसे पहले फिर घर पे कॉल किया कि मेरा पापा को मैंने बोला कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे यही वर्ड्स थे। तो वो बहुत अलग ही फीलिंग थी कि मुझे लगा कि हाँ चलो, अब मुझे एक छोटा सा रास्ता मिल गया अपने लिए, अपने घर के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ये मोमेंट, पर बहुत अच्छा था। करेक्ट। उसके आगे की जर्नी भी हम सुनेंगे ರಿಚಾ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में। आप सुन रहे ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM KLE ಕನಸು। ರೇಡಿಯೋ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಆವರಣಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಆವರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡಿದಳು ಅನ್ನೋದೇ ಅವಳ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಪುರುಷ ಠೇಂಕಾರದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಡಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತೊತ್ತಿನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ, ದಾಸಿಯಂತೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಂತೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುವಂಥ ಪರಿಪಾಠ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇಣು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ನೀವು
ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ SMS ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಸು ಆದಂಗೆ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಬೇರೆ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ಆವರಣ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ರೇಡಿಯೋದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಊರಿನ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಆ ರೇಡಿಯೋ ಸುತ್ತ ನೂರಾರು ಜನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಗಾಯಕರು ಮೊದಲು ಹಾಡಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ನಿಜವಾದ ಧ್ವನಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಮಾಡದೆ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಲಿಂಗ ಭೇದ, ಜಾತಿ ಭೇದ, ಧರ್ಮ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಬಲವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆ, ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ರೇಡಿಯೋದ ಕೆಲಸ. समझे आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हर दिन और रात, केली का हाथ आपके साथ, आपके साथ. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health related problems. Experienced doctors and ultra modern facilities के साथ. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center, Nehru Nagar, Belagavi. Call 08312 473777. ಕೇಳಿ ಕನಸು ನನ್ನ ಸದಾ ವೇಣು ಧ್ವನಿ, ವೇಣು ಧ್ವನಿ. छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आपने ट्यून किया है वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू. जागतिक महिला दिन के अवसर पे एक विशेष प्रोग्राम हम सुन रहे हैं, स्त्री ध्वनि सीजन 3 आवाज बुलंद महिलाओं की. इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे ऋचा गोस्वामी जी को, जो एक सीनियर मैनेजर है. ATC मीन्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, सांब्रा एयरपोर्ट पे वो कार्यरत है. ऋचा जी, आपके बारे में काफ़ी बातें हमने जान ली और बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉक रहा अब तक का आपका. तो आपकी जॉब के बारे में थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि जब आपका फर्स्ट पोस्टिंग हुआ वो कहाँ पे था? ओके मैम, मेरा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के बाद जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में थी. अच्छा. हाँ जी. तो मतलब आपको ठीक तरह से ये जॉब के बारे में पता नहीं था और इतने बड़े एयरपोर्ट पे फर्स्ट पोस्टिंग, क्या था एक्सपीरियंस वहाँ का? उसमें क्या था मैम, अभी हमने जैसे इनिशियली आप ज्वाइन करने के बाद फिर हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है. 6 मंथ की ट्रेनिंग थी हमारी. तो वो हमारी हुई थी गोंडिया में. वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद अगेन जो मेरी पोस्टिंग थी वो मुझे IJ एयरपोर्ट ही मिला था. तो बिग स्टेशंस के क्या है, आपके चैलेंजेस भी होते हैं लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है सारी चीज़ों को अच्छे से सीखने की, अप्लाई करने की. क्योंकि जो हम अपने ट्रेनिंग में थियोरेटिकली पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें बड़े स्टेशंस पे, बड़ी जगहों पे सीखने को और अप्लाई करने को, प्रैक्टिकली देखने को, सारे सिनेरियोज और सारी टेक्निकल टर्म्स हमें मिलती हैं. तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें सीखने को मिली. तो वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ की जो लर्निंग्स थी वो भी एक बहुत अच्छा अलग ही एक्सपीरियंस था. क्योंकि जो ट्रेनिंग के बाद था मैम, डायरेक्ट आप जैसा आपने बोला भी कि IJ एयरपोर्ट आप बिग स्टेशन, उसको ज्वाइन करने के बाद एक न्यू एनवायरनमेंट था, न्यू चैलेंजेस थे. और क्योंकि एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये पहली जॉब थी, ठीक से नहीं पता था कि आपको प्रैक्टिकली कैसे करोगी, तो वो नई चीज़ें सीखनी थी. थोड़ा सा डर था बट अच्छा था. तो जब हम बड़े स्टेशंस पे ज्वाइन करते हैं आफ्टर आवर ट्रेनिंग, उसके बाद वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग और असेसमेंट बोर्ड्स होता है. उसके बाद हमें रेटिंग दी जाती है किसी भी स्टेशन पे ऑन चैनल आपको काम करने के लिए एज अ इंडिपेंडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. अच्छा. विदाउट टेकिंग रेटिंग आप किसी भी एयरक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ओके. हाँ, वो ऑथराइजेशन मिलता है आपको. तो उसी के बाद तो वो एक सेकंड फेज
सेकंड स्ट्रगल बोल सकते हो, लिटिल हर्डल बोल सकते हो, लर्निंग, वो स्टार्ट हुआ था। तो वो वाली ट्रेनिंग स्टार्ट हुई जिसे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। फिर उसके बाद चैनल टेक ओवर के जो मैंने आपको बताया रेटिंग का प्रोसीजर होता है वो हुआ। उसके लिए क्या है कि उस एयरपोर्ट की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, लैंडमार्क, जो भी उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वहाँ उस एयरपोर्ट की टोपोग्राफी, सारे मैप्स, डेटा और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो हमें बाय हार्ट सीखने होते हैं, हमें सारे के सारे याद करने होते हैं। और वो सब याद करने के बाद हमारा बोर्ड होता है, वो हम क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद हमें तब जाके हमें रेटिंग मिलती है, तब जाके हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली। अच्छा, हाँ जी। मतलब यहाँ पे भी ट्रेनिंग पीरियड रहता है? मैम हमारी जॉब का ऐसा मैं बोलूँगी कि वैसे तो सभी जॉब्स में जनरली यही होता है कि आपको अपडेट करना ही है खुद को, लेकिन हमारी जॉब में भी ना रेगुलर क्लासेस, रिफ्रेशर क्लासेस या वेदर चेंज होता है तो उससे पहले ही हमारी वो ट्रेनिंग्स हमेशा चलती रहती हैं। अच्छा। हर तरह की ट्रेनिंग, हाँ जी, पूरे साल किसी ना किसी ट्रेनिंग का पार्ट होते ही हैं, क्योंकि हमारा जॉब ऐसा है, वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ विद लेटेस्ट प्रोसीजर, क्या टेक्निकली चेंज हो रहा है या और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और रेगुलरली हमें उन प्रोसीजर्स के लिए आप खुद को अपडेट भी करना है कि बैड वेदर में हमारे क्या स्टेप्स होते हैं एयरपोर्ट के लिए, या ना एज ए ATC हमें क्या एक्ट करना है, पायलट को कैसे सपोर्ट करना है। तो हमारा जो स्टडीज है, हमारा जब तक मैं रिटायर होंगी उससे एक दिन पहले भी मैं पढ़ रही होंगी कुछ ना कुछ। तो ये हमारा पार्ट है कि हमें जो है खुद को अपडेट रखना पड़ता है न्यू प्रोसीजर्स के लिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा हमको मैम मेडिकली फिट भी रहना है, नो मैटर्स के व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ, बट व्हाइल यू आर ऑन चैनल ओके, you have to be focused, 100% focused, because air traffic controller works on 0% error. There is no chance of error, क्योंकि already told you that thousands of lives are involved here. करेक्ट। So we cannot take chance. हमें ये ट्रेनिंग में ही सिखा दिया जाता है कि यहाँ पे किसी जॉब में तो ना 1% चांस, 99.99% आप कर लो, बट यहाँ पे हमें वो 0.1% भी नहीं मिलता है, बिकॉज लाइव्स आर इन्वॉल्व। तो ये चैलेंज है और रेगुलरली हमें खुद को अपडेट रखना पड़ता है। अच्छा, तो चैलेंजेस तो आपने बता दिए आपके जॉब में क्या क्या आते हैं, बट एज अ वुमेन आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? ओके मैम, बीइंग अ फीमेल इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि आपको बड़े एयरपोर्ट्स पे स्पेशली शिफ्ट ड्यूटीज में भी काम करना पड़ता है। एक दिन मॉर्निंग होती है, फिर नेक्स्ट डे आफ्टरनून, देन मॉर्निंग, देन ब्रेक। तो इस तरह का हमारा शिफ्ट पैटर्न रहता है। वी वर्क्स इन रोस्टर। तो सबसे पहले तो उसमें हमारी खुद की बॉडी की साइकिल, फिजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब रहती है। बिल्कुल। उससे मेंटल भी आप पे फर्क पड़ता है, आपके बिहेवियर पे वो इफेक्ट डालते हैं। उसके अलावा आपकी जो सोशल लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आप हमेशा सैटरडे संडेज को अवेलेबल नहीं रहते, आप किसी फेस्टिवल पे अवेलेबल नहीं रहते, बिकॉज जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जॉब है इट्स 24/7, बिकॉज इट्स ऑपरेशनल ऑल द टाइम। ATC नेवर ऑफ द एयर, तो नो फेस्टिवल्स। अगर रोस्टर में पड़ता है देन इट्स योर लक, अदरवाइज हमने दिवाली भी अपने ऑफिस में मनाई है, हमने होली भी अपने ऑफिस में मनाई है। तो एवरी फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग इन आवर ऑफिस फर्स्ट, देन आफ्टर डूइंग माई ड्यूटी, उसके बाद हम घर जाके सेलिब्रेट करते हैं, अगर वो उस दिन कर पाए। अच्छा। तो ऐसा रहता है। तो इससे एज अ वुमेन ये थोड़ा और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वुमेन से थोड़ा और भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है फैमिली के एस्पेक्ट में, कि आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना है और ऑफिस को भी देखना है। बट मैंने बताया था आपको पिछली बार भी जब हम मिले थे कि स्काई डज नॉट रिकॉग्नाइज जेंडर एंड सेफ्टी डज नॉट एक्सेप्ट एक्सक्यूजेस। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि आप चाहे वुमेन हैं या आप मैन हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, तो आपकी अगर जो ड्यूटी लगी है यू हैव टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे नाइट ड्यूटी हो या कुछ भी हो, हमको वो अपना 100% देना ही देना है। तो उसके एज अ वुमेन आपका एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से मेंटल प्रेशर भी रहता है, बट उसके साथ साथ आपको अपनी जॉब को पूरे 100% फोकस के साथ करना ही है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ऋचा जी, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि एयरपोर्ट बोले तो सिर्फ एयर हॉस्टेस एंड पायलट उतना ही लोगों को पता है, पर ये ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो जॉब है वो एक्चुअली होता क्या है? मैम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जॉब बेसिकली सिंपल शब्दों में ही मैं बताऊंगी जिससे सभी लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि जैसे ही हम लोग किसी भी एरोप्लेन को देखते हैं या फ्लाइट के बारे में बात होती है कि हमें ट्रैवल करना है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले पायलट ही आता है,
बाय डिफॉल्ट, एयरपोर्ट पायलट एंड एयर होस्टेस। बट एक्चुअल में उस फ्लाइट के पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है वो किसी को पता ही नहीं है सही से, 100%। है ना। तो उसमें जो पायलट है वो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के इंस्ट्रक्शंस दे हैव टू फॉलो, क्योंकि इन ऑपरेशनल एरिया नो फ्लाइट कैन ऑपरेट विदाउट ATC परमिशन, चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा। तो एक फ्लाइट के पीछे जो उसको रास्ता दिखाता है ग्राउंड पे और आप कह सकते हैं स्काईज में, तो वो जो आंखें हैं वो रास्ता दिखाने वाले, गूगल मैप आप बोल सकते हैं पायलट्स के लिए, वो हम होते हैं एक तरह से। हमारी वॉइस उनको पूरे टाइम सपोर्ट करती रहती है, VHF के थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं। एक फ्लाइट कभी भी, जब तक आपको वो कंट्रोल जोन में है, कभी भी ऐसा टाइम नहीं होता कि पायलट और कंट्रोलर का कांटेक्ट ना हो। वो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हैं, बट पूरे टाइम में, इसीलिए हम उसे कंट्रोल्ड फ्लाइट भी बोलते हैं। ओके। ठीक है, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, क्योंकि स्काईज में सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, स्काईज में तो रोड से भी ज्यादा ट्रैफिक है और वहाँ पे रोड्स भी नहीं है बेसिकली, बस एक इमेजिनरी मैप्स हैं एंड पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करना है टेक्निकली पायलट्स को। तो और हमारा एज एन कंट्रोलर काम है कि एक टाइम पे जितनी भी फ्लाइट मेरे जुडिक्शन में है, हो सकते हैं 15 फ्लाइट हो, 20 हो या 30 भी होती हैं, उन सबको एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर मुझे सेपरेट रखना है, लेटरली सेपरेट रखना है, वर्टिकली सेपरेट रखना है, और उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। तो वो काम मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए करती हूँ। वो होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो गाइड करता है एयरक्राफ्ट को थ्रू आउट द जर्नी, डिपार्चर प्लेस से लेके डेस्टिनेशन तक, जो लैंडिंग कराता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। अरे वाह, ग्रेट। यानी कि बहुत ही रिस्की जॉब है फिर। यस मैम, रिस्की है, चैलेंजिंग है, बट हम लोग को ट्रेनिंग में इस तरह से पूरा सिखा दिया जाता है कि हम लोग हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कुछ भी है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन कभी बोल के नहीं आती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग कि हमें नॉर्मल एक्सरसाइज कराई जाती हैं, थ्योरी से हमें पूरा नॉलेज के थ्रू हमें पूरा भर दिया जाता है कि हमारे पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल की हर तरह से। जो पायलट्स को पढ़ाया जाता है उसमें काफ़ी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हमारे भी होते हैं, वो हमें पढ़ाए जाते हैं। हाँ जी। और उसके बाद हमारी भी एक्सरसाइज जैसे पायलट्स की होती हैं, सिमुलेशन के थ्रू एक्सरसाइजेज होती हैं, वो सब हमें भी कराया जाता है। क्योंकि हमें हमारा क्या रोल है उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। डिफरेंट इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारे एज एन ATC क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे वो सब हमें ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है। तो हमारे ये जो पार्ट बन जाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, कामनेस के साथ में उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, क्योंकि जो एक ATC की आवाज होती है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, वही पायलट का सपोर्ट होता है, वही उसको स्ट्रेंथ देता है। अगर वो ATC की आवाज ही लड़खड़ा जाएगी तो पायलट इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो पहली प्राइम मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ATC यही होती है कि हर सिचुएशन में मुझे खुद को कैसे शांत रह के अपना काम करना है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम लोग कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। जो स्टेप है, विद इन सेकेंड्स जो इन्फॉर्मेशन हमें पूछनी है या जो इन्फॉर्मेशन मुझे एयरक्राफ्ट को बतानी है, विदाउट नो डिले आई हैव टू टेल दैट इन्फॉर्मेशन। एंड सिमिलरली आई हैव टू राइट डाउन दैट टाइम ऑल्सो, कि किस टाइम पे मैंने क्या इन्फॉर्मेशन एयरक्राफ्ट को पास की और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, तो मैंने वो ली या नहीं ली उससे, क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। हम जो भी पायलट से बात करते हैं या जो भी हम अदर यूनिट से कोऑर्डिनेशन करते हैं वो सब रिकॉर्डेड होता है। अच्छा। हाँ जी। तो हम यहाँ पे कोई एस्केप नहीं है, टोटली सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। आपकी कोई भी गलती होगी तो आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो हमें वो ट्रेनिंग में ही इस तरह से कर देते हैं कि एवरीथिंग हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड में डाल देते हैं पूरा, कि ये सिचुएशन आएगी तो हम ये ही करेंगे। तो इस तरह से हमें ट्रेन किया जाता है। तो ATC के मतलब एक फ्लाइट के पीछे सिर्फ ATC तो मेन पार्ट है ही, क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है पायलट के, लेकिन उसके पीछे एक फ्लाइट के होने के लिए बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं उसके पीछे, जो लोगों को पता ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, मैट डिपार्टमेंट होता है, और आपके MT डिपार्टमेंट्स होते हैं, और बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें। तो एक फ्लाइट के पीछे सिर्फ एक, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पायलट और एयर होस्टेस है, उसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अदर डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग पैरेलली, तब जाके आप एक फ्लाइट में अपने एक डिपार्चर प्लेस से डेस्टिनेशन सेफली लैंड कर पाते हो। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टू एज ऑफ पायलट, के
वो जो जहाज उड़ा है वो ग्राउंड पे सेफ रहे, हवा में सेफ रहे और लैंडिंग भी सेफली हो जाए ताकि सभी लोग अपने घर जा सकें। हाँ जी। बिल्कुल, यानी कि काफ़ी चैलेंजेस है आपकी जॉब में भी, और काफ़ी कुछ नया नया भी आपको सीखना पड़ता है, और सीख भी जाते हैं आप अपने जी, ट्रेनिंग के दौरान। जी। तो ऋचा जी, इतना चैलेंजिंग जॉब करते समय, मतलब पहले तो आपके दिमाग में था ही नहीं कि ये जॉब क्या है, और इतना चैलेंजिंग जॉब, और फर्स्ट पोस्टिंग ही आपका इतने बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था, वहाँ से बेलगाम तक का सफ़र कैसा रहा? ये मैम वैसे तो 2010 में मैंने जब आईजे ज्वाइन किया था, तब से लेके 2022 में आई केम हेयर इन बेलगावी। अच्छा। और अभी 26 स्टार्ट हो गया है। इतने ईयर्स की जर्नी है। शॉर्ट में मैं बस यही बताऊंगी कि एवरी स्टेशन, एवरी फेज एक डिफरेंट लर्निंग है, डिफरेंट चैलेंजेस के साथ होता है। जब हमने बड़े स्टेशंस पे हम जब जॉब करते हैं, जब एज अ कंट्रोलर हम वर्क करते हैं, तो वहाँ एक अलग थ्रिल रहता है और चैनल प्रेशर तो रहता है, बट उस काम को करने में भी मजा आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक फ्लाइट लैंड कर गई, उसके बाद हम बाद में सोचते हैं कि अरे वाह, ये इतने लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी फ्लाइट्स को हमने सेफली लैंड कराया, और ये हमारे एक्सपर्टीज में आ जाता है। ये हमारी ट्रेनिंग के बाद हम इतने, और रेगुलर करने के बाद हम इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि हम मेंटली भी उसको इतना प्रेशर नहीं लेते, बट सिंसियरिटी हमेशा रहती है, फोकस हमेशा रहता है। तो वो एक अलग चैलेंज और माइंड में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम इतना अच्छा, इतना अलग जॉब कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थ्रिल है, डिसिप्लिन है, बट ये हमारी लाइफ में भी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो बड़े स्टेशंस के अलग चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन छोटे स्टेशन पे दूसरी चैलेंजेस हैं, तो दूसरी लर्निंग्स हैं, वो एक अलग ही फेज होता है। क्योंकि जैसा कि बड़े स्टेशंस पे मैं, हमारी जो शिफ्ट ड्यूटीज पे जॉब करने की वजह से हमारी जो हेल्थ होती है उस पर बड़ा मेडिकली बहुत अलग तरह के इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्योंकि हम रेगुलर नाइट ड्यूटीज भी करते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बॉडी को भी समझ नहीं आता है। पर जब हम छोटे स्टेशन पे आते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, लेकिन वहाँ की लर्निंग अलग होती है, वहाँ के प्रोसीजर्स बिल्कुल अलग होते हैं। Correct. बड़े स्टेशन पे हम सारे के सारे इक्विपमेंट्स टेक्निकली पूरा इक्विप सपोर्ट के साथ काम करते हैं, हम पूरा इक्विपमेंट्स पे रिलाई करते हैं, उनको देख के जहाज़ों को कंट्रोल करते हैं। बट जैसे छोटे स्टेशंस पे आते हैं वहाँ इक्विपमेंट्स बहुत कम रहते हैं, और जैसे बेलगावी है, ये भी प्रोसीजरल कंट्रोल होता है। उसमें क्या है, हमारे माइंड में इमेजिनरी जो मैप हमें याद करना होता है वो माइंड में होता है, क्योंकि ऊपर हमें कुछ नहीं दिख रहा होता है और सामने हमारे कुछ स्क्रीन नहीं होती है, सिर्फ हमारी आवाज़ VHF सेट होता है, और हमें उससे जो हमने पढ़ा है, मैप में हमने सीखा है, उसके बेसिस पे हमें प्रोसीजरली वो सेपरेशन अप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई इक्विपमेंट सपोर्ट नहीं होता है उस तरह का कि हमें स्क्रीन पे जहाज दिख रहा है कि अभी ये 10 माइल्स है या 20 माइल्स है। हम एयरक्राफ्ट से VHF के थ्रू उसकी रिपोर्ट्स लेते हैं, और उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि एयरक्राफ्ट अब इतने माइल्स है, अब इस पॉइंट्स पे आ गया है, उसके बाद हमें क्या प्रोसीजर लेना है। तो ऑल ट्रैफिक ऑल द टाइम शुड बी आवर इमेजिनेशन, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो डिफरेंस आया यहाँ पे। और दूसरा ये कि ये तो टेक्निकली हो गया। फिर छोटे स्टेशंस पे क्या है, आपका लोगों से जो सोशल होता है वो एक अलग टाइप का होता है। आप सोशली सभी लोगों से अच्छे से मिक्सअप कर सकते हो, और उन चीज़ों को जो आप बड़े स्टेशंस पे आप रीचेबल नहीं होती हैं, पर यहाँ पे आप उन चीज़ों को भी सीख सकते हो, देख सकते हो क्लोजली। तो एक वो एक अच्छी एडवांटेज मैं बोलूँगी छोटे स्टेशंस की। और स्ट्रेस तो कम रहता ही है। बिल्कुल। तो दिल्ली से डायरेक्टली बेलगाम आना कैसा लगा आपको बेलगाम आके? मैं ऑनेस्टली बोलूँगी तो इनिशियली तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि ये इट्स लाइक कि आपकी जो गाड़ी है 5th गियर में चल रही थी दिल्ली में, एकदम फुल स्पीड में, साइड में देखने का भी बिल्कुल टाइम नहीं होता है आपकी लाइफ में। रोस्टर में आपकी मंथ्स और ईयर्स ऐसे जाते हैं ना, आपको बड़े स्टेशन पे पता ही नहीं चलता है कि कब रोस्टर खत्म हो गया, मंथ फिनिश हो गया, फेस्टिवल्स आए, आपको नहीं पता चलता है। लेकिन अब छोटे स्टेशन पे जैसे ही मैं बेलगांव में आई, इट सीम्स लाइक गाड़ी को एकदम रिवर्स गियर में डाल दिया है और बहुत स्लो चल रही है, और मुझे बस बार बार ये फीलिंग आता था कि मेरे को ना लाइफ में 20 ईयर्स पीछे भेज दिया गया है। यहाँ सब कुछ बहुत स्लो है, बहुत कुछ स्लो है। ऑफिस में भी सब स्लो स्लो लगता था, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं दिख रहे हैं, फ्लाइट्स भी बहुत कम हो गई हैं। जहाँ IGI पे 1 डे आपको 1500 मूवमेंट है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पूरे दिन में 15 मूवमेंट्स भी नहीं है ठीक से। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज होता है, वो अडेप्ट करने में मुझे टाइम लगा, 4-5 मंथ्स लगे। बट जब मुझे यहाँ की जो स्पेशलिटी पता चली, मैंने उसको एब्जॉर्व करना शुरू किया, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये एक अलग लर्निंग है और ये भी सीखना है, और बल्कि एक बहुत
लाइफ का एक बहुत ही अच्छा मेरा टाइम रहा यहाँ पे, जो मैंने चीज़ें सीखी। और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कम था, हेल्थ वाइज भी मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हुआ बिकॉज ऑफ ड्यूटी रोस्टर, क्योंकि यहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ नहीं रहती हैं, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एटीसी की लाइफ में, क्योंकि जब आप नाइट ड्यूटीज़ करते हैं तो आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। बिल्कुल। और आपका नेचर भी वैसा होने लगता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड आप बिहेव करते हो सभी से। बट नाइट ड्यूटीज़ यहाँ पे नहीं है, तो मेरा ओवरऑल हेल्थ भी बहुत इंप्रूव किया। प्लस मुझे अलग से टाइम मिला तो मैं नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर पाई। बिग सिटीज़ में आप हमेशा फ्लाईओवर्स पे भागते रहते हो, ऑफिस में भी भागते रहते हो और घर पे भी भागते ही रहते हो, बट यहाँ पे वो मैंने कामनेस फील करी और उसकी वजह से मैंने नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व किया, उसकी ब्यूटी को मैंने अच्छे से देखा। और भी मैं अपनी जो मेरी हॉबीज़ थी या जो चीज़ें करना मुझे बचपन से पसंद था, वो सब करने का यहाँ पे मुझे टाइम मिल पाया। तो मैं बोलूँगी ये मेरे लिए गोल्डन टाइम बन गया, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गया। तो मेरा अच्छा रहा, वो मेरा अलग पीरियड था IGI का, और बेलगावी का पीरियड भी मेरा गोल्डन पीरियड है। मैं उसको कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मेरी बहुत ही डिफरेंट लर्निंग रही है। अच्छा, हाँ जी। वेरी नाइस। तो ऋचा जी, बहुत अच्छा लग आपके साथ बात करके, और आपकी जो पूरी जर्नी है वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा। आज का जो हमारा ये शो है वो महिला दिन के अवसर पे है, तो कार्यक्रम के अंत में हम महिलाओं के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप, तो क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? जी, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी लास्ट में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समाज में कहीं ना कहीं अभी भी महिलाओं को जज किया जाता है, लेकिन मैंने मेरे प्रोफेशन में जो सीखा वो यही था कि योर वॉइस मैटर्स व्हेन इट इज क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड करेक्ट एंड स्पोकन विद अथॉरिटी। इट इज फॉलोड बाय एवरीवन विदाउट क्वेश्चन, बिकॉज एज अ वुमन आई हैव नेवर आस्क्ड द स्काइज टू एडजस्ट फॉर मी. I have trained myself to rise to meet their standards, because real equality is not about being given space. It is about being trusted with equal responsibility. हम सभी ने कल्पना चावला जी का नाम तो सुना है, तो मैं उन्हीं का नाम बताते हुए सब महिलाओं को याद दिलाना चाहूँगी कि कल्पना चावला से लेकर आज की हर वर्किंग वुमेन तक हर कहानी एक ही मैसेज देती है, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू ड्रीम। इंदिरा नूई और किरण बेदी जैसी एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं कि लीडरशिप जेंडर नहीं देखती। मैरी कॉम और PV सिंधु ने बताया कि कंसिस्टेंसी इज द रियल सुपर पावर इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मलाला ने कहा था कि एजुकेशन पावर है और हर एम्पावर्ड महिला सोसाइटी को एम्पावर करती है। इनफैक्ट कैप्टन हंसजा शर्मा, अगर आपने उनका नाम सुना हो, वो भारतीय सेना में रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनकर ना उन्होंने सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि प्रूव किया कि फॉर एवरी वुमेन स्काई इज नॉट द लिमिट, इट इज जस्ट अ बिगनिंग। बस हिम्मत और मेहनत चाहिए, हमें हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ना है, क्योंकि एविएशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन, महिलाओं ने हर फील्ड में अपना परचम लहरा दिया है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देखें तो आदिवासी गांव की सादगी से राष्ट्रपति भवन की गरिमा तक का सफर साबित करता है कि संघर्ष में तपकर ही महिला इतिहास रचती है। अगर आज इस मंच के माध्यम से मेरी आवाज किसी एक महिला तक भी जा सके, या किसी एक लड़की जो स्कूल गोइंग हो, या कोई एक महिला जो इस टाइम किचन में खाना बना रही हो, या कोई भी महिला हो जो बैठ के ये कार्यक्रम को सुन रही हो, किसी भी एज की हो, वो अगर वो उसको प्रेरित कर सके, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका सपना ऊंचा है तो घबराना मत, थकना मत, रुकना मत। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, लोग मिलते चले जाएंगे, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, और आसमान उन्हीं का होता है जो उड़ान भरने के ना सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि ऊंचा उड़ने की हिम्मत भी रखते हैं। और लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट अ बिगनिंग फॉर अ वुमन। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। आपकी जो जर्नी है, आपका जो प्रोफेशन है, उसके बारे में डिटेल में समझाया, बताया, और इन सब बातों के लिए आपने हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। कार्येषु दासी करणेषु मंत्री, भोजेषु माता शयनेषु रंभा, रूपे च लक्ष्मी क्षमया धरित्री, ये स्त्री
ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुध्वनि 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। महिला दिन के अवसर पे स्त्री ध्वनि सीजन 3 आवाज बुलंद महिलाओं की इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऋचा गोस्वामी हमारे साथ थी, जो एक सीनियर मैनेजर एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर है। सांबरा एयरपोर्ट पे वो कार्यरत है। ग्रीन सेवियर के साथ जुड़ी हुई है। ओल्ड एज होम में जाना उनको पसंद है, उनके साथ भी जुड़ी हुई है। उनसे हम बात कर रहे थे और उनकी जो जर्नी है वो हमने सुनी। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुध्वनि 90.4 एफएम की प्रस्तुति। नमस्कार।